मई 1943 में एक्सिस फोर्सेस फाइनली अब नॉर्थ अफ्रीकन कैंपेन में हार चुकी थी। रोमेल को वहां से निकाल लिया गया था और लगभग 2.5 लाख एक्सिस ट्रूप्स ने सरेंडर कर दिया था अलाइड फोर्सेस को। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हिटलर ने बिल्कुल मना कर दिया था कि वो सरेंडर नहीं करेंगे, और अल्टीमेटली इस जिद की वजह से इतने सारे एक्सिस ट्रूप्स अब कैप्चर हो गए। जब नॉर्थ अफ्रीका सब पूरी तरह से सिक्योर कर लिया एलाइज ने, तो उनके लिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला था, इस पे कंफ्यूजन था। कुछ लोग का ये मानना था कि क्रॉस चैनल इन्वेजन करना है, ब्रिटेन से वेस्टर्न फ्रांस पे एम्फीबियस लैंडिंग्स करनी चाहिए। बट दूसरी तरफ कुछ लोग ये कह रहे थे कि अभी हम फ्रांस के इन्वेजन के लिए तैयार नहीं हुए हैं, बट हमको एक्सियल फोर्सेस को डायरेक्टली अटैक करना जरूरी है। इसीलिए कुछ लोग का मानना था कि हमको अब इटली पे हमला करना चाहिए। जो पूरा वर्ल्ड वॉर 2 था, इसमें दो साइड्स थी, एक तरफ थे एलाइज और एक तरफ थे एक्सियल फोर्सेस। उसमें एक्सियल में सबसे बड़ी ऑब्वियसली जर्मनी थी, फिर जापान और इटली। ये इन तीनों कंट्रीज में एक ट्राईपार्टाइट पैक्ट हुआ था, जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि किसी पे भी हमला होगा तो वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। इसीलिए इटली पे हमला करना लोगों को बहुत ही एक वैलिड ऑप्शन लग रहा था। अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 का यूरोप का मैप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि इटली कैसे यूरोप से कैसे बाहर निकला हुआ है लंबा सा, और उसके नीचे उसके इटली के पैर के पास एक लैंड का पीस है जिसका नाम है सिसिली। अब क्योंकि ऑलरेडी नॉर्थ अफ्रीका की रीजन में एकदम टिप के पास एलाइड फोर्सेस एकदम इकट्ठा हो गई थी, बल्क में थी वहां पे फोर्सेस, तो उनको पता था कि हमको इटली पे हमला करने से पहले सिसिली को इन्वेट करना होगा। और इसी तरह शुरुआत हुई ऑपरेशन हस्की की। कहानी शुरू होती है 19 मई 1943 से। एक ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग हुई, सारे जितने भी एलाइड साइड के जो मिलिट्री लीडर्स थे उन लोगों की इसमें मीटिंग हुई, और उन्होंने डिसाइड किया कि 29 डिविजन्स असाइन किए जाएंगे, उनको भेजा जाएगा ब्रिटेन में, और वो तैयारी करेंगे फ्रांस के इन्वेजन के लिए। और जो बाकी उनकी बची फोर्सेस हैं उनको रिडायरेक्ट किया जाएगा इटली के सिसिली के इन्वेजन के लिए। बट ये जो डिसीजन है ये इतने आसानी से नहीं बना। एलाइड साइड में आपस में बहुत डिसएग्रीमेंट, बहुत कंफ्यूजन था, क्योंकि कुछ लोग चाह रहे थे कि सीधा अब इन्वेजन होना चाहिए फ्रांस का और उसकी तैयारी करनी चाहिए, सारी ताकत वहां लगानी चाहिए, रिसोर्सेस, मैन, मटेरियल। बट कुछ लोग मान रहे थे कि नहीं, हमको पहले इटली पे हमला करना चाहिए और इटली को वॉर से बाहर निकालना चाहिए। इटली एक इंपॉर्टेंट पावर है और इन तीनों कंट्रीज में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो अगर उनको अपने बाहर निकाल लिया तो ये बाकी दोनों साइड्स ज्यादा कमजोर हो जाएंगी। जापान तो ऑलरेडी बहुत दूर है ज्योग्राफिकली, तो यहाँ पे जर्मनी अलग हो जाएगा और जापान, इन दोनों को हम अलग अलग डील कर सकते हैं। जो ये डिसएग्रीमेंट हो रहा था उसमें अमेरिकन का ये मानना था कि हमको अटैक करना चाहिए फ्रांस में, और जो अमेरिका के जनरल मार्शल थे वो इस चीज को बहुत ही इस बात से नाराज थे कि ये ब्रिटेन के जो लोग हैं हमको कॉन्स्टेंटली अपने हिसाब से पूरा वॉर करवा रहे हैं, और हमारा जो ओरिजिनल आइडिया है और जो हम इतने रिसोर्सेज लेके आ रहे हैं, हमारी तो कोई वैल्यू नहीं हो रही है। नॉर्थ अफ्रीका की जो लड़ाई हुई थी उसमें जब यूएस फोर्सेस को भेजा गया था, तब भी बहुत सारे यूएस के मिलिट्री जनरल्स इस बात को पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको चाहिए था कि नॉर्थ अफ्रीका में हमारा काम नहीं है, हमको इन्वेट करना चाहिए फ्रांस को। बट वहां पे उन्होंने नॉर्थ अफ्रीका को इन्वेट किया क्योंकि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने कहा था कि नहीं, फ्रांस में, यूरोप में जाने से पहले हमारे सोल्जर्स को थोड़ा बैटल एक्सपीरियंस मिलना चाहिए। अब फिर से यहाँ पे ब्रिटिश लोग कह रहे थे कि नहीं, हमको पहले इटली में जाना चाहिए, फ्रांस के लिए भी हम तैयार नहीं है। तो यहाँ पे अमेरिकन जनरल्स को वापस लग रहा था कि ये अपनी ही बात हमसे मनवा रहे हैं, और इस चीज के लिए वो बहुत ही नाराज थे। विंस्टन चर्चिल और उनके जितने भी मिलिट्री कमांडर्स थे वो ये कह रहे थे कि अगर हम और वेट करेंगे, क्योंकि फ्रांस की इन्वेजन के लिए हम तैयार नहीं है, तो वो हम करेंगे 1944 में, अगले साल। तो जब तक हम उस इन्वेजन की तैयारी कर रहे हैं तब तक ऐसा कहना सही नहीं होगा कि हम वहां पे तैयारी कर रहे हैं और वहां पे रेड आर्मी ईस्टर्न फ्रंट पे उन लोग इतना उनको मेहनत पड़ रही है, क्योंकि सारा वेयरमार्क्ट, सारी जर्मन आर्मी का जो ताकत है वो झेलनी पड़ रही है रेड आर्मी को, तो ये उनके लिए फेयर नहीं है। तो हमको अकेले उनको छोड़ दिया, इसलिए उनकी हेल्प करने के लिए हमको इटली पे इन्वेट करना चाहिए, उसको इटली पे हमला करना चाहिए, ताकि जो रेड आर्मी पे जो फोर्स है इतनी जर्मन आर्मी की, वो थोड़ी सी रिलैक्स हो और हिटलर को कुछ वहां से ईस्टर्न फ्रंट से ट्रूप्स हटा के इटली के पास भेजने पड़े, ये कह रहे थे ब्रिटिश लोग। तो बहुत लड़ाई हुई, बहुत कंफ्यूजन हुआ, बट फाइनली फिर अमेरिकन ने कहा ठीक है चलो, अब हम नेक्स्ट इटली पे अटैक करेंगे और शुरुआत होगी उसकी सिसिली के इन्वेजन से। बट सिर्फ इस कंडीशन पे वो इस बात के लिए माने कि हम, ये जो अटैक है ये हमारा सेकेंडरी टारगेट है, हमारा तैयारी मेन फ्रांस की ही रहेगी। तो जब हमको फ्रांस का इन्वेजन करना होगा तो यहां से कुछ डिविजन्स को उठा के हम वापस लेके जाएंगे ब्रिटेन में और वो फ्रांस के इन्वेजन की मदद करेंगे। सिर्फ इस कंडीशन पे अमेरिकन लीडरशिप मान गई इस सिसिली के इन्वेजन के लिए। जब यहां पे सब कुछ मीटिंग्स चल रही थी तो दूसरी तरफ जर्मनी के जो जनरल्स थे वो लोग अभी पूरी तरह श्योर नहीं थे कि नेक्स्ट अटैक
अब एलाइड साइड का कहां पे होगा, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि अटैक ग्रीस की तरफ आ सकता है, कुछ लोगों को लग रहा था फ्रांस में आ सकता है, कुछ लोगों को लग रहा था इटली की तरफ आ सकता है। और ये जर्मन साइड को और कंफ्यूज करने के लिए ब्रिटिश लोग अपने कुछ और पैंतरे भी लगा रहे थे, कुछ ट्रिक्स लगा रहे थे, ताकि उनको पता ही ना चले कि हम नेक्स्ट अटैक कहां करने वाले। तो इसी के अंतर्गत अप्रैल 1943 में जब ये सब डिस्कशन चल रहा था, उसके एक महीने पहले एक ब्रिटिश रॉयल मरीन पायलट की बॉडी फ्लोट करते हुए पहुंची एक स्पेन के कोस्ट पे। उस बॉडी के साथ, उसके बेल्ट के साथ एक चेन बंधी थी और चेन के एंड पे एक ब्रीफकेस था। तो जब ये बॉडी स्पेन के कुछ फिशरमैन लोगों ने देखी तो उन्होंने रिपोर्ट किया कि हमको ये बॉडी मिली है किसी ब्रिटिश पायलट की। तो जब स्पेनिश अथॉरिटीज को बताया गया तो उन्होंने इन्फॉर्म किया बोथ, क्योंकि स्पेन उस समय एक न्यूट्रल कंट्री था, तो उन्होंने ब्रिटिश लोगों को इन्फॉर्म किया और साथ ही साथ वहां पे जो जर्मनी के जो स्पाइस थे उनको भी उन्होंने सीक्रेटली इन्फॉर्म किया कि भाई यहाँ पे एक बॉडी मिली है, उसमें कुछ एक ब्रीफकेस उसने है उसके पास और उसमें कुछ पेपर्स हैं। तो ऐसे सरफेस पे दिखाने के लिए तो ये बॉडी वापस दे दी गई, पेपर्स दे दिए गए वापस ब्रिटिश लोगों को, बट उसके पहले जो वहां पे जर्मन इंटेलिजेंस थी उनके हाथ में ये पेपर्स लग चुके थे, तो उन्होंने इनकी कॉपीज बना ली थी और ये पेपर्स फिर स्पेन से होते हुए बहुत स्पाइस के थ्रू होते हुए फाइनली पहुंच गए हिटलर के डेस्क पे। इन पेपर्स में ये लिखा था कि एलाइज का अब जो नेक्स्ट टारगेट है वो है ग्रीस और सार्डिनिया, और उस पेपर में ये भी लिखा था कि कैसे वो आपस में सब बातें कर रहे हैं कि कैसे हमको ट्रूप्स वहां पे रीडिप्लॉय करने हैं और हमको सिसिली पे एक हल्का सा अटैक करेंगे जर्मन्स को पूरी तरह से कंफ्यूज करने के लिए, बट हमारा मेन अटैक होगा ग्रीस में और सार्डिनिया में। जब हिटलर ने ये पेपर्स देखे तो उसको तुरंत ये बात लगी कि ग्रीस में उसके रॉ मटेरियल्स वहां से आते हैं, तो उसको ये हो सकता है कि एलाइज लोगों का एक्चुअली प्लान हो ग्रीस पे हमला करने का, तो ये जरूरत है कि ग्रीस को हम और रीइंफोर्स करें। तो हिटलर ने अपने बहुत सारे ट्रूप्स को, बहुत सारे डिविजन्स को यहां से रिलोकेट करके भेज दिया ग्रीस में, वहां पे अपनी पोजीशंस को रीइंफोर्स करने के लिए। परंतु रियलिटी में ये एलाइज साइड का एक प्लान था, ये सब कुछ एक चालाकी थी और इसका नाम था ऑपरेशन मिन्समीट। ये ब्रिटिश लोगों ने एक प्लान बनाया था कि इस तरह से एक बॉडी में कुछ पेपर्स लगा के उसको फ्लोट करा देंगे और वो स्पेनिश शोर पे पहुंचेगी और वहां से वो जब जर्मनी से होते हुए हिटलर के पास पहुंचेगी तो वो अपने ट्रूप्स रीडायरेक्ट कर देगा जर्मनी की तरफ से और सिसिली जो है वो उतना हैवीली डिफेंडेड नहीं होगा। ये ब्रिटिश लोगों ने प्लान किया था और इस प्लान का शिकार हुआ हिटलर। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जब एक्चुअली अटैक करेंगे सिसिली के ऊपर एलाइड साइड तो उनको उतना रेजिस्टेंस ना मिले जर्मनी का। तो इस सब के बाद फाइनली 10 जुलाई 1943 को ऑपरेशन हस्की स्टार्ट हो गया। सिसिली का इन्वेजन अब अंडरवे था। एक बहुत बड़ी एलाइड सेना जिसमें बहुत सारी ट्रूप शिप्स थी और बहुत सारे एयरक्राफ्ट थे, ये सब मूव कर गए अब सिसिली के लिए। इस पूरे ऑपरेशन का जो कमांडर इन चीफ था उसका नाम था ड्वाइट डी आइजनहावर। यही बंदा बाद में जाके अमेरिका का प्रेसिडेंट भी बना था। इस बंदे ने ये प्लान किया था कि सिसिली पे लैंडिंग्स होंगी दो कोनों पे। एक होगी ईस्टर्न टास्क फोर्स, इसको लीड करेंगे बर्नार्ड मोंटगोमरी, जिन्होंने नॉर्थ अफ्रीका के कैंपेन में रॉमल के साथ लगातार दो हाथ किए थे। तो एर्थ आर्मी उनके साथ कुछ एक कनेडियन डिवीजन भी था, वो लोग लैंड करने वाले थे ईस्टर्न साइड पे और उनका ये ऑब्जेक्टिव था कि वो ईस्टर्न कोस्टल रीजन से होते हुए ऊपर से फाइनली फिर मसीना को जाके कैप्चर करेंगे। दूसरी टास्क फोर्स थी वेस्टर्न टास्क फोर्स और इसको लीड कर रहे थे जनरल जॉर्ज पैटन। ये एक अमेरिकन जनरल थे और ये अमेरिका की 7th आर्मी को लेके वेस्ट साइड पे लैंड करेंगे और इनका ये पर्पस था, मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो मोंटगोमरी की 8th आर्मी जो ईस्ट साइड से ऊपर जा रही है कोस्टल रीजन से, उसको कवर करते हुए ये वेस्ट साइड से ऊपर जाएंगे और जब ऊपर टॉप पे पहुंच के फाइनली फिर वो वापस एक मूवमेंट करेंगे ईस्ट की तरफ और मसीना में जाके फाइनली फिर मोंटगोमरी के साथ लिंकअप करेंगे। तो पैटन का ऑब्जेक्टिव था मोंटगोमरी को उसके फ्लैंक्स को कवर करना, उसको सपोर्ट करना। हालांकि 10 जुलाई को ये ऑपरेशन हस्की, सिसिली का इन्वेजन ऑफिशियली स्टार्ट हो गया था, बट बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि सिर्फ एक दिन पहले 9 जुलाई को मौसम इतना खराब था कि जो जनरल्स थे वो सोच रहे थे कि हमको इसको पोस्टपोन कर देना चाहिए और इतना खराब मौसम था सिसिली के पास जब लैंडिंग्स होने वाली थी। तो ये जो वहां पे सिसिली में जो इटालियन ट्रूप्स थे और जो जर्मन ट्रूप्स थे वो जानते थे कि इस इतनी बुरी कंडीशन में तो लैंडिंग्स हो नहीं सकती, कोई बेवकूफी होगा जो इतनी बुरी कंडीशंस में अपने ट्रूप्स को एम्फीबियस लैंडिंग कराएगा। बट यही बात फिर एलाइड साइड भी सोच रही थी, उनके लीडर सोच रहे थे
कि अब हमने इतना प्लान कर लिया है और क्योंकि मौसम इतना खराब है तो जर्मन्स हमको एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, इसीलिए उन्होंने इन लैंडिंग्स को होने दिया। तो 10 जुलाई को जब फाइनली लैंडिंग्स होना शुरू हुआ, उसके पहले अलाइड साइड के पैरा ट्रूपर्स भी लैंड कर चुके थे सिसिली में, और उनके बाद जब मेन फोर्स लैंड होना शुरू हुई तो उन्होंने देखा कि यहां पे बहुत हल्का सा रेजिस्टेंस मिल रहा है। मतलब ऑब्वियसली रेजिस्टेंस तो था, वहां पे जर्मन ट्रूप्स थे, इटालियन ट्रूप्स थे, बट जितना उनको एक्सपेक्टेड था कि पूरी आर्मी उनका वेट कर रही होगी, वैसा नहीं था। और तब उनको पता चला कि जो ऑपरेशन मिन्समीट था, ये जो उनका रूस था, ये प्लान था हिटलर को बेवकूफ बनाने का, वो काम कर गया था। हिटलर ने यहां से ट्रूप्स हटा के ग्रीस की तरफ भेज दिए थे। इसके वजह से यहां पे लैंडिंग्स बहुत आसानी से हुई, बहुत हल्का रेजिस्टेंस मिला और कम कैजुअलिटीज के साथ इन्होंने सारे जो कोस्टल रीजन्स हैं उनको उन्होंने कैप्चर कर लिया एलाइड साइड ने। अगले 3 दिनों में यहां पे एलाइड साइड ने लगभग 1.5 लाख सोल्जर्स को लैंड कराया। उसके साथ 4000 प्लेन्स आए और 3000 शिप्स में ये सारा मूवमेंट हुआ था। जब 3-4 दिन निकल गए और देखा कि भाई इतनी बड़ी एलाइड फोर्स यहां पे लैंड कर गई है, तब हिटलर को रियलाइज हुआ कि नहीं भाई, मैं गलती कर दी मैंने, और ये जो एक्चुअल इन्वेजन फोर्स है वो ग्रीस में नहीं, ये एक्चुअली सिसिली में ही आ रही है। और जब हिटलर को रियलाइज हुआ तो 13 जुलाई को कर्स्क के रीजन में जो ऑपरेशन सिटाडेल चल रहा था, जो कर्स्क में उसके इतने सारे टैंक्स लड़ रहे थे ईस्टर्न फ्रंट पे रेड आर्मी के साथ, ऑपरेशन सिटाडेल को उसने तुरंत कैंसिल कर दिया और उसने कहा इसको छोड़ो, इस ऑफेंसिव को। वहां से उसने ट्रूप्स को रीडायरेक्ट करके अब इस तरफ इटली में भेजना शुरू किया, इटली को रीइंफोर्स करने के लिए, क्योंकि उसको पता चल गया था कि ये उसने गलती कर दी यहां पे ट्रूप्स को ना रख के। जब ये दोनों फोर्सेस लैंड की थी सिसिली पे, एक तरफ मोंटगोमरी की 8th आर्मी और एक तरफ पैटन की 7th आर्मी, ये दोनों ने एज प्लान्ड ऊपर मूव करना शुरू किया सिसिली से। बट मोंटगोमरी का तो ठीक था, उसको तो था कि ऊपर जाके ईस्टर्न तरफ से मेसिना को कैप्चर करना है, बट जो पैटन का रोल था उसको पसंद नहीं आ रहा था। जॉर्ज पैटन बहुत ही एक रूथलेस और बहुत फियर्स एक यूएस कमांडर था। वो वर्ल्ड वॉर में भी उसने सर्व किया था और उसके बाद बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि कैसे उसको सेकंड हैंड रोल दे दिया गया। तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि मैं खुद जाके मेसिना को पहले कैप्चर कर लूंगा, मोंटगोमरी से पहले। और ये एक्चुअली इसका ऑर्डर नहीं था, बट उसने कुछ जुगाड़ करके ये पहले करने की कोशिश की। तो अगले 5 हफ्तों में ये दोनों आर्मीज एज प्लान्ड ऊपर जा रही थी। दूसरी तरफ इटली की जो लीडरशिप थी, उनके जो राजा थे विक्टर इमानुएल III, उनको जब पता चला कि भाई यहाँ पे एलाइड फोर्सेस एकदम बड़ी मात्रा में लैंड कर गई हैं, तो वो घबराए। मुसोलिनी उनका प्राइम मिनिस्टर था, पर उनको पता चल गया था कि अब मुसोलिनी का कुछ चलने वाला नहीं है, इटली अब कभी भी हार जाएगी और इतना डिस्ट्रक्शन होगा। इसीलिए फिर विक्टर इमानुएल ने सोचा कि हमको कुछ तो करना पड़ेगा सिचुएशन को लेकर। तो उन्होंने मुसोलिनी को मिलने के लिए बुलाया और उनको बताया कि भाई अब तुम अपनी पावर छोड़ दो, तुम्हारे हाथ में अब कुछ भी नहीं है। और जब वो मीटिंग करके बाहर निकले तो मुसोलिनी को उन्होंने अरेस्ट करवा दिया और उनसे मुसोलिनी को अब प्राइम मिनिस्टर के रोल से हटा दिया। मुसोलिनी को हटा के उन्होंने एक नई गवर्नमेंट बनाई और इसका प्राइम मिनिस्टर था पिएट्रो बडोलियो। और ऑफिशियली तो उन्होंने यही कहा कि अभी भी वो लोग जर्मनी के साथ हैं और एलाइड साइड के अगेंस्ट लड़ाई करेंगे, बट सीक्रेटली अंडर द टेबल उन्होंने ये प्लान करना शुरू कर दिया था कि अब हम एलाइज को अप्रोच करेंगे और एक आर्मिस्टिस साइन कर लेंगे, अपना हम पीस अब साइन कर लेंगे, जर्मनी को जो करना है वो हैंडल करें अपना। तो जुलाई 25 को, मतलब जिस दिन मुसोलिनी को अरेस्ट किया था उसके एक दिन बाद, जितने भी इटालियन ट्रूप्स थे सिसिली में उनको ऑर्डर दे दिया गया कि पूरा आप इवैक्यूएट कर दो। सिसिली में अब इटालियन ट्रूप्स ही नहीं थे, बट जर्मन सोल्जर्स अभी भी यहां पे थे और इनके कमांडर जो थे जनरल एल्बर्ट केसेलरिंग, उन्होंने कहा कि अब तुम भी यहां से रिट्रीट करते करते मेन लैंड पे पहुंचो, इटालियन मेन लैंड। हिटलर को पसंद नहीं आई कि कैसे भाई उसको धोखा दिया गया इस तरह से और उसको ये मिन्स मीट का शिकार हो गया वो। बट अब उसको पता था कि यहाँ पे ट्रूप्स बचने वाले तो है नहीं, बट उसने फिर भी कहा कि रिट्रीट करो, बट फियर्स रेजिस्टेंस देना, हम इतने आसानी से सिसिली को छोड़ेंगे नहीं। बट कैसेलरिंग ने फाइनली उनको मना लिया और उसने कहा ठीक है चलो फाइनली फिर अब तुम मेन लैंड इटली पे जाओ और इटली को अब अच्छी तरह से डिफेंड करना है। तो जर्मन ट्रूप्स ये सिसिली से पीछे आते 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 रिट्रीट करते करते फाइनली जो सिसिली का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर था वहां पे आके एकदम घिर गए। घिरे इसलिए क्योंकि एक तरफ से आ रहा था मोंटगोमरी 8th आर्मी को लेकर और दूसरी तरफ से पैटर्न 7th आर्मी को लेकर आ रहा था और ये दोनों में एक तरह की रेस लग गई थी कि मेसिना पहले मुझे पहुंचना है। हालांकि मॉन्टी ने ऑलरेडी पैटर्न को कह दिया था कि हाँ मेरी जो आर्मी है थोड़ी पीछे है अभी और हम यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रहा है हम लोग को, तो तुम जाके मेसिना को ले लो। और पैटर्न इस बात से बहुत हैरान हुआ था कि यार ये तो मुझे खुद बोल रहा है, बट फिर भी पैटर्न को था कि इसको बोला, इसने मुझे बोला वो अलग है, बट मैं इसके पहले मेसिना मुझे कैप्चर करना है। और मेसिना में ही अब ये सारे जर्मन ट्रूप्स थे। तो 17 अगस्त को फाइनली जॉर्ज पैटर्न अपनी आर्मी को लेके मेसिना में पहुंच गया
पैटर्न एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहां पे एक फाइनल लड़ाई होगी जर्मनी के साथ, क्योंकि सारे ट्रूप्स यहीं पे इकट्ठे हैं। बट वो ये देख के बहुत हैरान हुआ कि यहां पे तो एक भी जर्मन ट्रूप है ही नहीं, कोई भी सोल्जर यहां पे नहीं है। उसका रीजन ये था कि पिछले कुछ रातों में जर्मनी ने अपने सारे ट्रूप्स को रातों रात इवैक्यूएट कर लिया था और सारे ट्रूप्स पहुंच चुके थे अब इटली में। पैटर्न के मसीना पहुंचने के कुछ ही घंटों के बाद मोंटगोमरी भी यहां पे पहुंच गया और उन दोनों ने देखा कि यहां पे ऑलरेडी कोई भी इटालियन ट्रूप्स नहीं है, कोई भी जर्मन सोल्जर्स यहां पे है ही नहीं। तो इस प्रकार अब पूरा सिसिली ये एलाइड कमांडर्स के हाथ में था। बट फिर भी उन लोगों को इस बात का दुख था कि जो इतने ट्रूप्स निकल गए यहां से जर्मनी के, उनको पकड़ नहीं पाए और अब वही ट्रूप्स जाके इटली मेनलैंड पे चले गए और वही ट्रूप्स उन लोगों की नाक में दम करेंगे जब वो इटली को इन्वेड करेंगे। तो इस प्रकार ऑपरेशन हस्की सक्सेसफुल हुआ। बट अभी इटली का इन्वेजन बाकी था और जो मुसोलिनी को उन्होंने अरेस्ट किया था विक्टर इमैनुअल ने और उनकी सरकार ने, हिटलर के बाद पसंद नहीं आई थी और इसी वजह से उसने एक दूसरा चाल चला मुसोलिनी को यहां से निकालने के लिए। और कैसे फिर हिटलर ने एक प्लान बनाया मुसोलिनी को वापस इस गेम में लाने के लिए, उसके बारे में मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपसे बात करूंगा। इस वीडियो का जो नेक्स्ट एपिसोड है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पूरे सिसिलियन कैंपेन से रिलेटेड मैं आपको 2 मूवीज रिकमेंड करूंगा। एक है ऑपरेशन मिन्समीट, ये नेटफ्लिक्स पे है ये मूवी और इसमें ये दिखाया गया कि कैसे ब्रिटिश लोगों ने किस तरह से बेवकूफ बनाया हिटलर को और सारे ट्रूप्स हिटलर ने मूव कर दिए ग्रीस में और सिसिली को अनडिफेंडेड छोड़ दिया। दूसरी मूवी है पैटर्न। ये मूवी जॉर्ज पैटर्न के बारे में है और इसमें जो सिसिली का कैंपेन है उसको बहुत डिटेल में दिखाया है और बाद में इटालियन कैंपेन भी दिखाया है। इस मूवी में दिखाया गया कि पैटर्न की पर्सनैलिटी कितनी लाउड थी, वो बहुत ही फियर्स और किसी की बात सुनने नहीं वाला था और इसी वजह से उसको कितनी प्रॉब्लम्स हुई अपने करियर में। और सिसिली के कैंपेन में भी उसने फाइनली माउंटी से पहले वो पहुंचा मसीना में, बट कैसे आ गया कि फिर उसको प्रॉब्लम ही हुई। वो पिक्चर भी बहुत अच्छी है, उसको भी मैं रिकमेंड करूंगा। और इन दोनों मूवीज को पैटर्न और ऑपरेशन मिन्समीट के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं उन पिक्चर्स की हिस्टोरिकल एक्यूरेसी के बारे में बात करूंगा।